Okay, so in this video we are going to cover environment section, रीजन आई इसका करंट अफेयर सितंबर मंथ का। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक न्यूज में था वो था यूएन हाई सीज ट्रीटी। तो ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, BBNJ in short कहते हैं इसको, also known as High Sea Treaty, is set to enter in force after ratification by 60 countries। जिस दिन 60 कंट्रीज रेटिफाई कर देंगी तब से ये एग्रीमेंट इन फोर्स में आ जाएगा। ठीक, ओके। फिर देखते हैं बीबीएनजे एग्रीमेंट के बारे में। बीबीएनजे ट्रीटी इज एम्ड एट इंश्योरिंग द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। तो जो भी कंट्री है अगर जो उसका कोस्ट लाइन में लाई करता है तो उसके बेस लाइन से जितना उसका ईजेड होगा, ठीक, उसके बाद जो होता है वो होता है हाई सी आ जाता है। ठीक, तो उसी हाई सी पे ये ट्रीटी है फॉर कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, एरिया बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जैसे जैसे इंडिया का जो कोस्ट है वहां से लेके 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया का EEZ है। ठीक, और 200 नॉटिकल माइल के बाद आता है हाई सीज, तो उसी के लिए है ये BBNJ एग्रीमेंट, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। ठीक, इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज अनक्लॉज। ठीक, तो ये लॉ ऑफ सीज के अंडर ही आता है, इंटरनेशनल ट्रीटी है। ठीक है, the agreement also established a funding mechanism and set up institutional arrangement including conference of parties. Okay. फिर the treaty is mandated to enter into force of 120 days after 60 countries ratified it. तो जब भी कोई कन्वेंशन होता है या कोई ट्रीटी होती है तो ये उसमें रहता है कि कब से वो इन्फोर्स होगा। ठीक, तो इसके क्या कंडीशन है कि 60 कंट्रीज जब रेटिफाई कर देंगी तो उसके 120 डेज के बाद ये ट्रीटी इन्फोर्स हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि इंडिया साइंड द ट्रीटी बट नॉट रेटिफाइड येट, अभी तक इंडिया रेटिफाई नहीं करी है। मेंबर्स नॉट पार्ट ऑफ अनक्लॉज कैन ऑल्सो ज्वाइन BBNJ एग्रीमेंट। ठीक, तो यूएन क्लॉज का अगर कोई मेंबर नहीं है फिर भी वो BBNJ एग्रीमेंट ज्वाइन कर सकता है। फिर की प्लस देखते हैं ट्रीटी का, जैसे कि मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, शेयर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो भी वहां से एक्सट्रैक्ट होगा तो शेयर करना पड़ेगा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स को। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ मरीन technology. It aims to assist developing countries in implementing treaty by sharing knowledge, skill, technology. फिर environmental impact assessment, जैसे high sea activities such as deep sea mining in area beyond national jurisdiction to conduct assessment and follow international standard that can be shared transparently. ठीक, तो ये एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए जो जेनेटिक रिसोर्सेज वहां से मिल रही हैं इन सब के लिए। फिर एक्सेप्शन टू एग्रीमेंट, एक्सेप्शन क्या है, जैसे नॉट अप्लाई टू एनी वॉरशिप, मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड नेवल ऑक्सिलरी, अगर जो ये सब हाई सी में है तो इन पे अप्लाई नहीं होता है एग्रीमेंट। नॉट अप्लाई टू फिशिंग एंड फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज। फिर सिग्निफिकेंस देखते हैं BBNJ ट्रीटी का, जैसे फिल क्रिटिकल गैप्स इन ओशन गवर्नेंस। अब ऐसे कोई कंट्री है, ढेर सारी कंट्री है, तो उनका खुद का गवर्नेंस होता है अपने नेशनल जुरिडिक्शन में, बट जो हाई सीज है वहाँ पे भी गवर्नेंस चाहिए, तो वो कौन फुलफिल करता है, यही BBNJ ट्रीटी। fill critical gaps in ocean governance. The agreement provides common governance of about half of the Earth's surface and 95% of the ocean's volume. फिर दूसरा क्या सिग्निफिकेंस है, टू प्रमोट इक्विटी एंड फेयरनेस, ट्रीटी एम्स टू क्रिएट ए मोस्ट जस्ट एंड इक्विटेबल इंटरनेशनल ऑर्डर दैट कंसीडर द नीड ऑफ ऑल नेशंस स्पेशली डेवलपिंग स्टेट्स। ठीक, तो ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट है फॉर इक्विटी एंड फेयरनेस। और जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके लिए ट्रीटी ऑफर्स गाइडेंस टू टैकल एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे ग्लेशियल मेल्टिंग हो रही है फिर उससे सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, ओके। फिर वाइटल फॉर रियलाइजिंग 2030 एजेंडा, जैसे जो SDG है 2030 तक उसको फुलफिल करना है, 17 गोल्स हैं इसमें, तो उसमें 14 जो है वो है लाइफ बिलो वाटर। ठीक, तो इसको फुलफिल करने के लिए रिड्यूस ऑल काइंड ऑफ मरीन पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा, इस वजह से ये ट्रीटी इंपॉर्टेंस रखता है। फिर 30x30 टारगेट्स हैं इसके, एंड इंटरनेशनल प्लेस टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ प्लैनेट्स लैंड बाई 2030। ठीक है, ओके। फिर कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे एक बार रीड कर लेना, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लेते हैं। अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, अनक्लॉज ऑफन कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशन, इज प्राइमरली इंटरनेशनल ट्रीटी गवर्निंग यूज ऑफ सी एंड ओशन, अडॉप्ट किया गया था 1982 में और इन्फोर्स हुआ था 1994 में। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है। ओके, फिर जो ऐसे जो कोस्टल जितनी भी कोस्टल कंट्रीज हैं जिनके पास ओशियन कनेक्टिविटी है, तो एक क्या होता है, एक बेस लाइन होता है, जैसे यहाँ पे ये है बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक जो है, सबसे पहले 12 देखते हैं, टेरिटोरियल सी जो 12 नॉटिकल माइल तक है वो टेरिटोरियल सी में आता है। फिर जो नेक्स्ट 12 होता है मतलब कि 24,
ये आता है कंटिजियस जोन में बेस लाइन से, ठीक। और बेस लाइन से ही 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है EEZ, ठीक। और इसके बाद जो आती है वो है आता है हाई सीज। तो इसी हाई सीज के गवर्नेंस के लिए BBNJ एग्रीमेंट है। ओके ओके, ये देखिए टेरिटोरियल सी अप टू 12 नॉटिकल माइल, देन कंटिजियस जोन अप टू 24 नॉटिकल माइल। यहाँ पे इन्फोर्समेंट राइट फॉर कस्टम, इमिग्रेशन, सैनिटेशन, सिक्योरिटी, इसको हॉट परस्यूट जोन भी बोलते हैं कंटिजियस जोन को। फिर आता है EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो अप टू 200 नॉटिकल माइल तक होता है। सोवरेन राइट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज, ठीक है। हाई सीज क्या है? बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवर फ्लाइट, फिशिंग, रिसर्च, इन सब के लिए, ठीक। फिर डीप सीवर्ड माइनिंग, अगर जो हाई सीज में माइनिंग करनी है तो उसका परमिशन कौन देता है, वो मैनेज कौन करता है उसको? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इंडिया परमिशन ले चुका था इसे पहले पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए, फिर पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के लिए। ओके, फिर देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हार्मोनाइजिंग ग्रोथ एंड पीपल्स नीड। यूके गवर्नमेंट रिसेंटली ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर नेताला बाईपास। अब ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है भागीरथी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में, ठीक। तो डिस्पाइट अर्लियर रिजेक्शन बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई पावर्ड कमिटी ओवर इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न्स, ठीक है। तो एक तरह से नेताला बाईपास डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है वो हो रहा है कहाँ पे? भागीरथी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में, ठीक है। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्या कहना है उसमें कि हैज़ क्लासिफाइड द प्रोजेक्ट एज ए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, कंसर्न परसिस्ट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसको क्लासीफाई कर रही है क्योंकि वो पास इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे बात आ जाती है कि फिर इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन का डिग्रेडेशन जो होगा उससे क्या होगा, जैसे कि हाईलाइट पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट डेजिग्नेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पीपल्स नीड, ठीक है। तो अभी तो ये जो था ये न्यूज़ था बस, तो याद रख लेना कि नेताला बाईपास कहाँ पे बन रहा है? भागीरथी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में, उत्तराखंड। उसके बाद इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि इको सेंसिटिव जोन नोटिफाइड किए जाते हैं बाई सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। दे आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एंड फ्रजाइल एरिया अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए। तो इनके पास में जो फ्रजाइल एरिया होती है उसी को इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। तीन कैटेगरीज हैं इको सेंसिटिव जोन के, जैसे कि प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड, परमिटेड। जैसे एक बार रीड कर लेना आपको कि क्या क्या आता है इसमें। जैसे प्रोहिबिटेड में कॉमर्शियल माइनिंग बैन होती है, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज कॉजिंग पॉल्यूशन, ये सब बैन होता है। रेगुलेटेड में जैसे कि फेलिंग ऑफ ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल एंड रिजॉर्ट, ये सब अलाउड होता है बट रेगुलेटेड रहता है। फिर परमिटेड में क्या होता है, जैसे ऑन गोइंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस बाय लोकल कम्युनिटी, डेयरी फार्मिंग, ये सब परमिटेड है। ओके, ठीक है। व्हाई इज देयर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पीपल्स नीड, जैसे कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, लाइवलीहुड रिलायंस है, ट्राइबल हैं, पास्चरलिस्ट हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, डिपेंड करते हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, ठीक है। तो एक तरह से जो लोकल कम्युनिटी है उनका लाइवलीहुड डिपेंड है ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। इस वजह से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पीपल्स नीड में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक। फिर स्मॉल बिजनेसेस हैं, जैसे कि डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, मोर देन 40% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय डेवलपमेंटल एक्टिविटीज लाइक लार्ज डैम, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, सरदार सरोवर डैम, जितने भी डैम बनते हैं तो वहाँ पे ट्राइबल जो लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती हैं उनको डिस्प्लेस किया जाता है। तो इस वजह से एक सस्टेनेबल बैलेंस बनाना है ज़रूरी है, ठीक। फॉर प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट, जैसे कि ये देखिए ऑल्सो वन संरक्षण एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल 2025 प्रोवाइड स्पेशल डिस्पेंशन टू क्रिटिकल मिनरल सेक्टर फॉर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, ठीक। ओके, फिर पॉलिसी एंड गवर्नेंस गैप है, टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, रादर इसको जो है बॉटम अप प्रोसेस होना चाहिए, बॉटम अप। वीक सोशल सेफ्टी नेट्स है। फिर इनिशिएटिव क्या है गवर्नमेंट का? टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे ये जो डिस्प्लेसमेंट होता था लोगों का, जैसे ट्राइबल पीपल है अगर जो उनका डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसके लिए एक एक्ट आया था, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013 में। इन शॉर्ट रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013 भी कहते हैं। इट रेगुलेट लैंड एक्विजिशन एंड लेज डाउन प्रोसीजर एंड रूल्स फॉर ग्रांटिंग कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। अगर जो कहीं से डिस्प्लेस हो रहे हैं तो उनको रीसेटलमेंट प्रोवाइड करना है। ओके, फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इट इज मैंडेटरी अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। तो याद रखना है कि ये किसके अंदर आता है, किस स्टैट्यूट के अंदर? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देन शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था। और ये एक्ट इसलिए आया था कि जो
और पहले से इनजस्टिस हुआ जा रहा है ट्राइबल्स के थ्रू, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, फॉरेस्ट डवेलर्स हैं उनके, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए एक्ट आया था, टू अंडू द हिस्टोरिकल इनजस्टिस दैट ऑकर टू फॉरेस्ट डवेलर्स कम्युनिटी। ठीक है, फिर और क्या गवर्नमेंट का एफर्ट था टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट? कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्ट 2016 में ये मैंडेट किया था, यूजिंग फंड पार्सली फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। देन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन आया था 2015 में, जब माइंस एंड मिनरल एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था। तो इसका मेन क्या था कि अगर जो कहीं से माइनिंग हो रही है, उससे अगर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो लोकल कम्युनिटी में भी कुछ शेयर करना पड़ेगा, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में, थ्रू डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक कंसल्टेशन एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज exempt mining project involving atomic, critical and strategic minerals like rare earth element from public consultation under environment impact assessment 2006। ठीक है, तो इसका सिंपल तो यही है कि जो भी माइनिंग हो रही है, अगर जो वो एटॉमिक, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक मिनरल की माइनिंग हो रही है, तो पब्लिक कंसल्टेशन जरूरी नहीं है। ये कौन का है? MOEFCC। ओके। और क्या था न्यूज़ में, ये देखते हैं। जैसे एटॉमिक मिनरल क्या होता है? जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब एटॉमिक मिनरल्स हो गया। क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक मिनरल क्या है? जैसे कि लिथियम, लिथियम आयन बैटरी बन रही है इससे, तो ये स्ट्रेटजिक मिनरल हो गया। और फर्स्ट शेड्यूल ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। ठीक है, फिर वाई हैव दिस प्रोजेक्ट बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन? जैसे कि इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे यूरेनियम, थोरियम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होते हैं। थोरियम जो है थर्ड स्टेज के लिए है, उसके लिए अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। यूरेनियम फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं फॉर एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ ए नेशन। ठीक, ओके। फिर स्ट्रेटजिक एप्लीकेशन, जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट में, रेयर अर्थ एलिमेंट यूज़ होता है, रेडार, सोनार और डिजिटल डिजिटल जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, सब में यूज़ होता है रेयर अर्थ एलिमेंट। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वाई पब्लिक कंसल्टेशन इन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट? It is a process by which concerns of local affected persons and other stakeholders in environmental impact of the project or activity design are ascertained। तो पब्लिक कंसल्टेशन इसलिए होता है कि क्या कहते हैं, लोकली पीपल जो अफेक्ट होंगे या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसको एसेस करते हैं। ठीक, ओके। फिर कंडक्टिंग एजेंसी कौन कंडक्ट करता है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और यूटी पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। ओके, स्टेप्स क्या है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस का? सबसे पहले स्क्रीनिंग होंगी, देन स्कोपिंग, देन पब्लिक कंसल्टेशन एंड अप्रेजल। यही वाला स्टेप हटा दे रहे हैं फॉर माइनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ओके, फिर कंसर्न्स एसोसिएटेड विद एग्जामिशन ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन। क्या क्या कंसर्न है अगर जो एग्जाम कर रहे हैं पब्लिक कंसल्टेशन से? जैसे डाइल्यूटिंग इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 मोस्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अंदर आता है राइट टू लाइफ, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। तो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट एक फंडामेंटल राइट है फॉर पीपल। ठीक, तो ये डाइल्यूट हो रहा है अगर जो लोकल कम्युनिटी को एग्जाम कर दिया जा रहा है फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन, कि वो अपनी राय बता ही नहीं पा रहे हैं। ठीक, और आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट जाता है डीपीएस में। ठीक है, ओके। फिर रिड्यूस क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, ट्रिगर कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि क्लोजर ऑफ स्टरलाइट कॉपर प्लांट इन तमिलनाडु आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट। तो अगर जो पब्लिक कंसल्टेशन नहीं होगा तो प्रोटेस्ट भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगी। फिर अंडरमाइन पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, जैसे कहते हैं ना कि कहते हैं लोकल कम्युनिटी शुड इंक्लूड इन डिसीजन मेकिंग। तो अगर जो आप उनसे कंसल्ट ही नहीं कर रहे हो, तो आप तो इनको बाईपास कर दे रहे हो, तो एक तरह से ये डिग्रेड करेगा पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को। ओके, फिर पोटेंशियल वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, जैसे कि रियो डिक्लेरेशन 1992, अरहस कन्वेंशन 1998। ये क्या है? कंसर्न्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सेस टू जस्टिस इन इन्वायरमेंटल मैटर्स। ओके, फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट Genesis in India, it initiated with impact assessment of river project in late 90s 1970s। ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नोटिफिकेशन वाज इश्यूड अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, वही जो इससे पहले हम लोग पढ़ा गया था आर्टिकल, उसी वही है सेम। तो याद रखना कि किस स्टेचूट के अंदर आता है। ओके, इट वाज ओवरटेकन बाय इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखो, प्रोजेक्ट विदाउट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट विद इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो अगर जो असेसमेंट प्रॉपर हुई है, तो जो ब्रिज है ये कम हो जाएगा। ठीक, और एडवर्स इम्पैक्ट ज़्यादा होगा अगर जो असेसमेंट नहीं हुई है तो। ठीक है, तो एक ग्राफ के आप समझ सकते हो।
मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो, बट वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा वरना याद भी नहीं आएगा क्या करना है। फिर इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025, the MOEFCC notifies environmental audit rules 2025। अब ये ऑडिट क्या है? इन्वायरमेंट ऑडिट, इट इज अ सिस्टमैटिक ऑडिट, वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन एंड और एनालिसिस ऑफ एनी प्रोजेक्ट एक्टिविटी और प्रोसेस हैविंग ए बियरिंग ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कुछ खास वैसा तो है नहीं। फिर देखते हैं, द रूल मैंडेट दैट एंटिटीज engaged in industry operation or process require consent under वाटर एक्ट 1974 एंड एयर एक्ट 1981, और इन्हीं दोनों स्टेचुएट से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ था। ठीक, ओके। अब देखते हैं इन्वायरमेंट ऑडिट रूल 2025 के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या था? क्रिएटिंग ए फॉर्मल फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग अक्रॉस कंट्री एम्ड एट इनहैंसिंग इन्वायरमेंटल कंप्लायंस, मॉनिटरिंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर रूल्स आर डेवलप्ड अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक, तो इसी के अंदर रूल्स डेवलप हुए हैं। बाकी एज इट इज में कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। अब ये देख लेते हैं, वन संरक्षण एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल्स 2025। MOEFCC has notified वन संरक्षण एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल 2025, मार्किंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वैन संरक्षण संवर्धन अमेंडमेंट रूल, जो 2023 में आया था, फिर अमेंड करके वो रूल्स 2025 में आया। तो कौन लाया, कौन नोटिफाई कराया? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हाईलाइट्स देखते हैं, जैसे कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, न्यू रूल्स मेक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नोटिफिकेशन ऑप्शनल। ठीक है, अलाउिंग कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन लैंड टू बी ईदर ट्रांसफर्ड टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नोटिफाइड एज ए प्रोटेक्टेड एरिया अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का जो नोटिफिकेशन था उसको ऑप्शनल कर दिया गया इस रूल्स में। ठीक है, एफॉरेस्टेशन इज डन इन ल्यू टू डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब ये इसमें दिया है कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन होता क्या है। तो अगर जो कहीं पे फॉरेस्ट एरिया को, ठीक, उसको कट करके नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आपको ऐसे एन ऑब्लिगेशन, आपको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा कहीं और। ठीक है, ओके। इवोल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया, जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में ये कहा गया कि स्टेट का क्लेम होगा ओवर फॉरेस्ट। ठीक, क्योंकि उस समय से इमीडिएट रिक्वायरमेंट था कि किसी भी तरह से जो राइट्स है उसको कर्व कर दिया जाए लोगों का और स्टेट का कंट्रोल बढ़ जाए ओवर फॉरेस्ट। ठीक है, फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878, ये क्लासिफाई कर दिया फॉरेस्ट को इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेट्यूट क्या आया था कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, इसमें क्या कर दिया कि इट वाज अ कंसोलिडेशन ऑफ प्रीवियस फॉरेस्ट लॉज एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग स्टेट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट एंड रेगुलेटिंग द मूवमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ओके, ठीक है। फिर प्री 1980s एरा, अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि वही वास्ट चंक ऑफ आर्टिकल्स और ऐड किए गए थे, रिमूव किए गए थे, चेंजेस किए गए थे, काफ़ी चेंजेस हुए थे इसमें, इसी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इस अमेंडमेंट को। ठीक, और इसमें क्या करा गया कि जो फॉरेस्ट था वो पहले स्टेट सब्जेक्ट था और उसको अमेंड करके उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, मतलब कि सेंटर एंड स्टेट दोनों उस पर लॉज बना सकते हैं। ठीक है, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980 का। इट ट्राई टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन by centralizing the process of forest land diversion। ठीक, no state government or authority can without prior approval from central government डी रिजर्व एंड रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक, तो अगर जो किसी को ना स्टेट गवर्नमेंट ना कोई अथॉरिटी कर सकती है बिना प्रायर अप्रूवल के फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक तरह से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा था टू कर्व डिफॉरेस्टेशन। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1988 का, देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसमें जो है डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट दिया गया कि लैंड डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर एनी लॉ, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, तो वो फॉरेस्ट के डेफिनेशन में आ गया। फिर लैंड रिकॉर्डेड एज ए फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो। फिर 2024 में क्या गया, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड स्टेट एंड यूटीज टू फॉलो 1996 टी एन गोडबर्मन केस डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। जब तक कि इसके अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अंदर जब तक इसका आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं हो जाता फॉरेस्ट का डेफिनेशन, तब तक यही फॉलो करना है। 1996 टी एन गोडबर्मन केस में जो डेफिनेशन लिया गया फॉरेस्ट का वही फॉलो करना है। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट की थी। ओके, फिर देखते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम।
ठीक, तो जैसे आपने सुना होगा कार्बन क्रेडिट, ठीक, 1 कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही एक टर्म है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अब देखते हैं ग्रीन क्रेडिट किससे रिलेटेड होगा, समथिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये सबसे रिलेटेड होगा। ठीक है, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज इश्यूड ए न्यू मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग ग्रीन क्रेडिट फॉर ट्री प्लांटेशन अंडर ग्रीन क्रेडिट रूल 2023। अब ये ग्रीन क्रेडिट रूल 2023 इनेक्ट किया गया था अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी और एक्ट डाल सकता है, बोलेगा ग्रीन क्रेडिट रूल किसी और एक्ट से आया, तो आपको याद होना चाहिए कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आता है। These are provision for forest departments of all state and union territory to identify degraded land parcels under their control to enhance green cover. ठीक है, ओके ओके। सो 1 ग्रीन क्रेडिट इक्वल्स टू 1 न्यू ट्री ओवर 5 years ऑफ ओल्ड। ठीक, ओके। फिर क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट आर नॉट ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एंड मे बी एक्सचेंज वंस बट कैन नॉट बी रीयूज्ड। ठीक है, तो याद रखना है, जैसे 1 क्रेडिट कार्बन क्रेडिट इक्वल्स टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखते हैं ग्रीन क्रेडिट एंड कार्बन क्रेडिट के बीच में डिफरेंसेस। अंडर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ऑपरेटिंग अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो सिंपल सा है कि ग्रीन क्रेडिट किसके अंदर आता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। वहीं पे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इट इज एन इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू इंकरेज वॉलंटरी प्लांटेशन एक्टिविटी अक्रॉस कंट्री फॉर एफोरेस्टेशन एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक, इट इज एन इनिशिएटिव विद इन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट और लाइफ मूवमेंट, इन शॉर्ट मिशन लाइफ 2021। ठीक है, ओके। फिर एस्टेब्लिश्ड अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996 विथ नोडल एजेंसी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब क्या क्या एक्टिविटीज आएंगी ग्रीन क्रेडिट में, जैसे कि ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जस्ट एक बार रीड कर लेना है। फिर अदर इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर एफोरेस्टेशन, जैसे कि मिस्टी 2023 में आया था, टू रेस्टोर एंड प्रमोट गवर्नेंस एस यूनिक एंड नेचुरल इकोसिस्टम। फिर कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 का, कैंपा फंड। ओके, फिर नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल बैम्बू मिशन। ओके, फिर देखते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी। सबसे पहले देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी होता क्या है। तो जैसे अर्थ है, अर्थ के अंदर जो है लावा मैग्मा पूरा हीटअप है, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी को अगर जो हार्नेस कर रहे हैं तो उसे कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। इट हार्नेस हीट स्टोर्ड विद इन अर्थ क्रस्ट। ठीक, तो जियोथर्मल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नोटिफाइज नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025। ठीक है, फिर सोर्स एंड एप्लीकेशन देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी का। हाई इंथैल्पी होती है रिसोर्सेज, जैसे वॉल्केनिक रीजन में गीजर्स, हॉट स्प्रिंग, ये सब सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होते हैं, हाई इंथैल्पी। फिर लो एंड मीडियम इंथैल्पी वाले, जैसे लाइक हॉट रॉक्स, सैलो ग्राउंड लेयर, सुटेबल फॉर डायरेक्ट यूज एप्लीकेशन लाइक हीटिंग एंड कूलिंग, एग्री फूड, एग्रीकल्चर, जियोथर्मल हीट पम्प्स, इन सब में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर सिग्निफिकेंस देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी का। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी है, दूसरा क्लीन है, रिलायबल है, 24/7 रहेगा। फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स रहेंगे क्योंकि रिड्यूस इंपोर्ट्स, क्रिएटिंग जॉब, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। फिर कुछ चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया, जैसे कि इनिशियल हाई अप फ्रंट कॉस्ट होगा, एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, ड्रिलिंग, ये सब कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है। फिर हाई इन्वेस्टमेंट रिस्क रहेगा, डाटा गैप्स है, लैक ऑफ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, फिर टेक्नोलॉजी एंड स्किल गैप है। तो ये सब चैलेंजेस रहेंगी, जस्ट एक बार रीड कर लेना, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025। विजन क्या था, टू एस्टेब्लिश जियोथर्मल एनर्जी एज ए मेजर पिलर ऑफ इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स, अचीव करना है नेट जीरो कार्बन इमिशन बाई 2070। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, जस्ट एक बार रीड करना है, इसमें कुछ नहीं है। मैगजीन में हार्डली 30-35% ही इंपॉर्टेंट होता है ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी वो ओवरलोड करते हैं ताकि क्लेम कर सकें कि हमारे मैगजीन से आया। ओके, नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क एंड बायो ई3 पॉलिसी। इंडियाज फर्स्ट नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क वॉज लॉन्च्ड ऑन अगस्त 2025 which also marked first anniversary of Bio E3 policy. Okay, फिर नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क के बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एड इन स्केल अप ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट इनटू वायबल टेक्नोलॉजीज। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट क्या है, ए डिमॉन्स्ट्रेशन टू टेस्ट इफ एन आइडिया इज फिजिबल एंड वायबल, उसी को कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट।
अगर कोई आइडिया फिजिबल एंड वायबल है कि नहीं, उसी को कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर दिया गया है बाई 2025। बायो E3 के बारे में देखते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, बायो E3 पॉलिसी इन शॉर्ट, अप्रूव किया गया था 2024 में एज इंडियाज फर्स्ट पॉलिसी इन बायोटेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, और एम क्या है बायो E3 पॉलिसी का? टू डबल इंडियाज बायो इकोनॉमी टू $300 बिलियन बाय 2030। की अचीवमेंट ऑफ बायो E3 पॉलिसी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एस्टेब्लिश 21 एडवांस्ड बायो एनेबलर फैसिलिटीज़, फिर इंटर मिनिस्ट्रियल कॉपरेशन जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इसरो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं फॉर स्पेस बायोटेक्नोलॉजी, फिर सेंटर स्टेट पार्टनरशिप, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, जीन एडिटेड क्रॉप आ रहे हैं, जैसे इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री टू डेवलप जीन एडिटेड राइस वैरायटी फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक है, उसके बाद कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे एक बार आपको रीड कर लेना है इसको, वही ह्यूमन कैपिटल, लैक ऑफ माइलस्टोन, स्केल बॉटलनेक सिचुएशन। फिर रिवर पॉल्यूशन इन इंडिया, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB रिलीज्ड असेसमेंट रिपोर्ट ऑन पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी 2025। अब रिवर स्ट्रेचेस क्या होते हैं? जैसे एक रिवर है ऐसे, यहाँ पे चेक किया गया तो यहाँ पे पॉल्यूटेड है, ठीक, यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे भी पॉल्यूटेड है। तो अगर जो इन सब एरिया में लगातार पॉल्यूशन मेंटेन है तो वही कहते हैं पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच फॉर रेस्टोरेशन क्वालिटी 2025 के लिए रिपोर्ट था। ठीक है, अब देखते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जीक्यूट नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम इन एसोसिएशन विद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब देखते हैं पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस के बारे में। 2 और मोर पॉल्यूटेड लोकेशन आइडेंटिफाइड ऑन रिवर इन कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस, उसी को कहते हैं पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस। क्राइटेरिया क्या है? अब अगर जो कहीं भी रिवर में पॉल्यूशन रहेगा, ठीक, तो उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई रहेगा। अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? ये ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है O2 फॉर डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो अगर जो पॉल्यूशन रहेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम रहेगा, इसी वजह से उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई रहेगा। ठीक है, ओके। फिर टोटल नंबर ऑफ polluted river stretches has decreased from 351 in 2018 to 296 in 2025। तो याद रख लेना है कि आपको लगेगा कि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है रिवर का, बट रिवर स्ट्रेचेस जो है कम हो जा रही है पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में देखा जाए तो महाराष्ट्र कंटिन्यूज टू हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस। ठीक है, ओके। फिर सोर्स ऑफ रिवर पॉल्यूशन, जैसे कि अनट्रीटेड सीवेज है, CPCB का रिपोर्ट है कि 60% ऑफ अनट्रीटेड सीवेज वाटर इज रिलीज्ड इनटू रिवर्स डेली बेसिस पे। फिर अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, जैसे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ, जैसे कोई स्लोपी एरिया पे अगर जो एग्रीकल्चर हो रहा है तो वहाँ पे पेस्टिसाइड वगैरह डाले, फर्टिलाइजर, वो रन ऑफ होकर रिवर में चला गया। ठीक, तो इन सब की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है रिवर का। फिर फ्रेमवर्क फॉर रिजुविनेशन ऑफ रिवर्स, जैसे कि वाटर एक्ट 1974 एस्टेब्लिश सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स notifies under Environment Protection Act 1986. These rules lay down standard for industrial discharge. फिर वेस्ट मैनेजमेंट रूल था, जैसे कि गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड रूल्स ऑन सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, ओके ओके, बस की रिकमेंडेशन आपको पढ़ना है आगे। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, तो एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है निकोबार आइलैंड पे, तो उसी में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर रिसेंटली सॉट ए फैक्चुअल रिपोर्ट फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑन कंप्लेंट दैट फॉरेस्ट राइट हैड नॉट बीन सेटल्ड अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ठीक है, इसमें जो फॉरेस्ट एरिया नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करे गए हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पज, उसमें फॉरेस्ट राइट जो है नहीं सेटल किया गया है अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इस वजह से ये न्यूज़ में था। जैसे ट्राइबल काउंसिल है इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, और ये ट्राइबल काउंसिल जो है हर स्टेचुटरी बॉडी है जो कि एस्टेब्लिश किया गया था अंडर अंडमान एंड निकोबार ट्राइबल काउंसिल रेगुलेशन 2009 के अंदर। ठीक, दे हैव लिमिटेड एडवाइजरी एंड एग्जीक्यूटिव पावर, तो जो ट्राइबल काउंसिल है इसके पास लिमिटेड एडवाइजरी एंड एग्जीक्यूटिव पावर है, अनलाइक ऑटोनॉमस काउंसिल जो कि 6 शेड्यूल में है। तो 6 शेड्यूल जो है यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, 4 स्टेट में है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, इन शॉर्ट ATM स्क्वायर, इन 4 जगह पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। उसी लाइन पे ट्राइबल काउंसिल है अंडमान एंड निकोबार पे। ठीक,
बट जो ट्राइबल काउंसिल अंडमान एंड निकोबार पे है उसके पास लिमिटेड एडवाइजरी एंड एग्जीक्यूटिव पावर है, और जो 6 शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इसके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड लिमिटेड जुडिशियल पावर है एंड एंजॉयज ग्रेटर ऑटोनॉमी। इसी वजह से लद्दाख भी 6 शेड्यूल मांग रहा था। ओके, फिर प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब एक्ट 1956, in short PAT 56, gives the local administration unilateral authority to divert forest land, whereas Forest Right Act mandate consent to be obtained from ग्राम सभा। ठीक है, तो इस वजह से दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पे है। अबाउट ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, इट इज ए मैसिव ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कंसीव्ड बाय नीति आयोग एंड अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन 2021। प्रोजेक्ट कंपोनेंट जैसे कि एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है गलेथिया बे में, यहाँ पे डीप सी पोर्ट है टू बी डेवलप्ड एट गलेथिया बे ऑन आइलैंड सदर्न कोस्ट। फिर एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, अब 450 मेगावाट वाटर पावर प्लांट बन रहा है एंड ए मॉडर्न टाउनशिप। तो एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट ग्रेट निकोबार आइलैंड को डेवलप करना चाहिए फॉर स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ठीक है, ओके, क्योंकि यही निकोबार के बगल में पैसिफिक को कनेक्ट करेगा मलक्का स्टेट, ठीक, और मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक थ्रू मलक्का ट्रेड ही होता है। तो ये एक तरह से ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो इस वजह से ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट देते हैं, वही स्ट्रेटेजिक लोकेशन मलक्का स्ट्रेट जो कि कनेक्ट करेगा पैसिफिक इंडियन ओशन को, फिर रीजनल मैरीटाइम हब है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है जो कि गलथिया बे में, फिर इंप्रूविंग कनेक्टिविटी एंड डिफेंस पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि अगर जो ब्लॉकेज हो रहा है मलक्का स्टेट पे, ठीक, अगर जो मलक्का ब्लॉक हो रहा है तो ट्रेड काफ़ी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर जो वहाँ पे वो डेवलपमेंट एरिया रहेगा, अगर जो डेवलपमेंटेड रहेगा निकोबार में, तो वहाँ पे डिफेंस का ट्राई मिलिट्री सर्विसेज, मिलिट्री कमांड वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएंगी। ठीक, ओके, फिर इकोलॉजिकल, सोशल एंड जियोलॉजिकल कंसर्न, जैसे कि ट्राइबल राइट्स, जो वहाँ पे निकोबार आइलैंड पे शम्पन ट्राइब है, शम्पन ट्राइब पीवीटीजी हैं। पीवीटीजी क्या मतलब? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ट्राइबल्स में भी जो और ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनको कहते हैं पीवीटीजी। तो निकोबार आइलैंड पे शम्पन ट्राइब हैं, निकोबारीज हैं, तो इनके राइट्स का कंसर्न है। फिर इकोलॉजिकल कंसर्न्स क्या है, जैसे कि ग्रेट निकोबार इज वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी जोन। अब वहाँ पे जो है 85% स्टिल कवर्ड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होगा। प्रोजेक्ट विल लीड टू कटिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 9.6 लाख ट्रीज एंड निगेटिवली इम्पैक्ट द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द रीजन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया रहता है तो एक तरह से वो कार्बन जो एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसी को कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अगर इतना पेड़ कट रहे हैं अगर जो, तो एक तरह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी निगेटिवली इम्पैक्ट होगा उस एरिया का। फिर जियोलॉजिकल एंड डिजास्टर रिस्क, जैसे ग्रेट निकोबार इज लोकेटेड इन ए हाईली सिस्मिक जोन। ओके, फिर डैम सेफ्टी इन इंडिया, रिसर्चर्स फ्रॉम IISER भोपाल डेवलप्ड ए कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ सेडिमेंटेशन इंड्यूस्ड वल्नरेबिलिटी इन लार्ज रिजर्वायर अक्रॉस इंडिया। कुछ फैक्ट है ये देखते हैं, जैसे कि इंद्र सागर डैम ऑन नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में इज ए कंट्रीज लार्जेस्ट रिजर्वायर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये फैक्ट बेसिस पे इसको याद रख लेना है कि इंद्र सागर डैम जो है लार्जेस्ट है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। फिर जो डैम है, ठीक, रिजर्वायर, उसमें देखते हैं स्टेटस ऑफ सेडिमेंटेशन का। मेनी रिजर्वायर हैव लॉस्ट नियरली और अबाउट 50% ऑफ डेजिग्नेटेड कैपेसिटी ड्यू टू सेडिमेंटेशन। क्या होता है, जो रिवर होती है वो अपने साथ सेडिमेंट्स फ्लो करती है, ठीक, सेडिमेंट फ्लो होता है उसके साथ, और वो एक जगह पे जाके इकट्ठा होता रहता है। ठीक, तो अगर ये डैम है तो यहाँ पे आके इकट्ठा होता रहता है, और इस डैम की कैपेसिटी ओवर द टाइम रिड्यूस हो जाती है। जो इस डैम की कैपेसिटी बनेगी कि कितने वाटर ये स्टोर कर सकता है, वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि नीचे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक, तो इस रिपोर्ट में एक आ गया कि मेनी रिजर्वायर हैव लॉस्ट नियरली और अबव 50% ऑफ द डेजिग्नेटेड स्टोरेज कैपेसिटी। फिर रीजनल वेरिएशन देते हैं, जैसे कि हिमालयन रीजन शोड हाईएस्ट एनुअल स्टोरेज कैपेसिटी लॉस। अब हिमालयन इसका एक रीज़न है क्योंकि हिमालयन में सेडिमेंटेशन ज़्यादा होता है हिमालयन रिवर्स में, और जो नीचे होती हैं वहाँ पे सेडिमेंट, नीचे जो प्लेट्यू वाले रीजन पे जो रिवर्स हैं उनमें सेडिमेंट्स कम होता है। इस वजह से हिमालयन रीजन में जो रिवर्स हैं उनमें जो डैम है उनका की स्टोरेज कैपेसिटी लॉस है ज़्यादा। ठीक, फिर डाटा बैंक में देखते हैं कि इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड USA। ठीक है, देयर आर अराउंड 6000 लार्ज डैम्स इन इंडिया। महाराष्ट्र हैज़
हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स इन इंडिया। ठीक, तो एक फैक्ट है, याद रखना है, महाराष्ट्र जहाँ पे हाईएस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स हैं, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स कहाँ है, महाराष्ट्र में। अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना आर्टिकल में। ठीक है, फिर अदर की इशूज एसोसिएटेड विद डैम सेफ्टी इन इंडिया, जैसे एजिंग ऑफ डैम, स्ट्रक्चरल फेलियर, जैसे सीपेज हो रहा है, कोरोडेड पाइपिंग, वीक फाउंडेशन, ये सब इशूज हैं। फिर सिज्मिक वल्नरेबिलिटी, जैसे कि भुज अर्थक्वेक जो आया था गुजरात में 2001 में। फिर वल्नरेबिलिटी ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, जो कि देखा गया था 2023 में, चांगथंग डैम सिक्किम वाज वॉश्ड अवे ड्यूरिंग फ्लैश फ्लड कॉस्ड बाई ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। ठीक है, ओके। फिर इनिशिएटिव क्या लिया गया, तो टू इंश्योर डैम सेफ्टी इन इंडिया, डैम सेफ्टी एक्ट आया 2021 में। फिर नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज डैम, इट इज ए नेशन वाइड रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम कंपाइल्ड एंड मेंटेन्ड बाई सीबीसी CWC। ओके, अब वही वे फॉरवर्ड में क्या होगा, मैनेजिंग सेडिमेंटेशन, उसको हटाना है टाइम टू टाइम। फिर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना है, जैसे कंट्रीज लाइक जापान हैव क्रिएटेड मल्टीपल सब सरफेस डैम्स। ठीक है, जस्ट एक बार रीड करना है। फिर डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्ज 16 फाइनेंस कमीशन टू रिफ्रेम डिजास्टर रिस्क इंडेक्स, DRI इंडेक्स, ठीक, टू मोर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट यूनिक वल्नरेबिलिटी ऑफ हिल स्टेट्स। रीजन फॉर हायर वल्नरेबिलिटी ऑफ हिल स्टेट इन इंडियन हिमालयन रीजन टू डिजास्टर, जैसे कि हिमालयंस आर टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया है, अंडर कटिंग बाई रिवर करेंट्स, जैसे अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, ये जो रिवर हैं, ये जो फ्लो होती हैं, तो अपने आसपास वाले एरिया को कट करती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सेडमेंट्स होते हैं और लूजली पैक्ड होते हैं माउंटेन्स, तो इजिली कटिंग होती है बाई रिवर। फिर हिल वॉशिंग एंड परकुलेशन ऑफ वाटर ड्यू रेन, क्लाउड बर्स्ट एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो, जैसे कि जोशीमठ लैंड सब्सिडेंट देखा गया था, सब्सिडेंस। फिर क्लाइमेट इम्पैक्ट, जैसे क्लाउड बर्स्ट, एवलांच, उत्तराखंड फ्लड आया था 2013 में। फिर सोशियो इकोनॉमिक डिफॉरेस्टेशन, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन, टनलिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इंक्रोचमेंट ऑन रिवर बैंक, ये सब। फिर DRI इंडेक्स के बारे में देखते हैं। ये एक टूल है टू मेजर क्वांटिफाई द लेवल ऑफ रिस्क इन एन रीजन फेसेस, किस जगह पे कितना लेवल ऑफ रिस्क है उसी को क्वांटिफाई किया गया है इस इंडेक्स से। ठीक, जेनेसिस कब हुआ था, 15 फाइनेंस कमीशन, जो कि 2021 से 26 के लिए बनी थी, फॉर्मली अडॉप्टेड DRI टू गाइड डिजास्टर फंडिंग। ठीक, और उसी हिसाब से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एलोकेट होता था स्टेट्स को बेस्ड ऑन देयर DRI इंडेक्स, डिजास्टर रिस्क इंडेक्स। फिर आया डिजास्टर मिटिगेशन फंड, 15 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड एंड स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, ये क्या हुआ था 15 फाइनेंस कमीशन में। बाकी कुछ नहीं पढ़ना इसमें, छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर न्यूज़ इन शॉर्ट्स, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024, महाराष्ट्र, आंध्रा, आसाम एंड त्रिपुरा, दो नॉर्थ ईस्ट एंड दो साउथ इंडियन स्टेट्स आर टॉप परफॉर्मेंस इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप इन स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024। अब ये जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है, ये डेवलप कौन करता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE। पर्पस क्या है, द इंडेक्स एसेस द एनर्जी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस ऑफ 36 स्टेट्स एंड UT। ठीक, तो हर एक स्टेट की एनर्जी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस, उसी बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार होता है टू प्रमोट कंपटीशन, कम्पिटिटिव बनाएंगे एक दूसरे को, कि हर एक स्टेट कम्पीट करेंगे कि बेटर एनर्जी एफिशिएंट स्टेट बने। ठीक, ओके। फिर मानसून रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, तो रिसेंटली क्या हुआ कि पंजाब फ्लड आया, देन फ्लैश फ्लड हुआ उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस वजह से देख रहे हैं कि मानसून रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या क्या है, जैसे कि मानसून जो है चेंज हो रहा है, मानसून का नेचर चेंज हो रहा है, इराटिक पैटर्न हो रहा है रेनफॉल का, चेंजिंग अल्निनो मानसून रिलेशनशिप। अब अल्निनो एक सिचुएशन है जब इंडिया में बारिश नहीं होती है, ठीक, नो रेन, और लानिना केस में इंडिया में काफ़ी बारिश होती है, रेन होता है। ठीक, तो अब ये देख रहे हैं कि अल्निनो एंड मानसून का रिलेशन क्या है, वीकनिंग द कोरिलेशन बिटवीन अल्निनो एंड रिड्यूस मानसून रेनफॉल ओवर इंडिया ड्यू टू चेंज इन ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न। फिर सेप्टियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून, जैसे कि ह्यूमिड रीजन आर बिकमिंग ड्रायर, जो पहले ह्यूमिड रीजन थी वो ड्रायर होती जा रही हैं, एंड ड्रायर रीजन जो थी वो बिकमिंग वेटर, वहाँ वहाँ ज़्यादा पानी गिर रहा। एग्जाम्पल जैसे डिक्रीजिंग रेनफॉल अलॉन्ग गंगा बेसिन स्टेट्स वाइल इंक्रीजिंग रेनफॉल इन गुजरात सौराष्ट्र रीजन राजस्थान। तो एक तरह से शिफ्ट हो रहा है, जो ह्यूमिड रीजन था वो ड्रायर हो रहा है, जो ड्रायर था वो वेटर हो रहा। फिर स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2024,
कौन रिलीज करता है? दैट्स इट, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, WMO, highlights water cycle has become increasingly erratic and extreme. Two-thirds of global river catchment area have too much or too little water. तो या तो कैचमेंट एरिया में बहुत ज़्यादा पानी हो जा रहा है या तो बहुत कम पानी हो जा रहा है. तो एक तरह से एक्सट्रीम सिचुएशन पे जा रही चीज़ें वाटर साइकिल. ये किस रिपोर्ट में था? स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2024. कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. फिर प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025 कौन रिलीज करता है, किस बारे में? दैट्स इट, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025 बाई स्टॉकहोम इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट. ये किस चीज़ की प्रोडक्शन की बात करते हैं? फॉसिल फ्यूल की. फॉसिल फ्यूल कितना करता है, कितना नहीं करता है, कहाँ है, ये सब जानना जरूरी नहीं है. बस प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025 बाई स्टॉकहोम इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट. फिर ग्रे राइनो इवेंट. अब एक होता है ग्रे राइनो इवेंट, एक होता है ब्लैक सॉन इवेंट. तो जो केरला में वायनाड लैंडस्लाइड हुआ था, वेयर ग्रे राइनो इवेंट था वो. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सिस्मिक जोन में आता था वायनाड लैंडस्लाइड. तो ग्रे राइनो इवेंट्स वो होते हैं आर डिफाइंड एज हाईली प्रोबेबल एंड हाई इम्पैक्ट बट येट नेग्लेक्टेड सिस्टमिक डिसरप्शन. और देर आर सम रैंडम सरप्राइज लाइक ब्लैक सॉन इवेंट. ब्लैक सॉन में क्या होता है कि क्लियर, मतलब ऐसा कुछ रैंडम होता है ये, मतलब वहाँ पे पता नहीं होता कि ऐसा होगा और रैंडम होता है, उसको कहते हैं ब्लैक सॉन इवेंट. और जो कोई ऑब्वियस सी चीज़ें होती हैं कि हाँ, अब जैसे वायनाड लैंडस्लाइड एरिया था, सिस्मिक जोन में था, वहाँ पे लैंडस्लाइड कॉमन थी, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, तो वो ग्रे राइनो इवेंट होता है. हाईली प्रोबेबल है, हाई इम्पैक्ट बट येट नेग्लेक्टेड. ठीक, ओके. फिर सुपर टाइफून. फिलीपींस वॉज अफेक्टेड बाई सुपर टाइफून रगासा. तो सबसे पहले याद रखना कि रगासा क्या है. जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि रगासा रिसेंटली सीन इन न्यूज़, अब बताना है क्या है वो. ठीक, या तो टाइफून दे देगा या फिर एरिया पूछ सकता है कि कहाँ पे आया. फिलीपींस में आया था सुपर टाइफून रगासा. ए ट्रॉपिकल साइक्लोन है विथ मैक्सिमम विंड स्पीड एक्सीडिंग 180 किलोमीटर पर आवर और मोर देन 100 नॉट. फिर दे ऑलवेज फॉर्म ओवर ओशियन वेयर सी सरफेस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 26. जब सरफेस पे सी सरफेस पे अगर जो 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वाटर वार्म हो जाएगी, तो वहाँ का जो ऊपर का एयर प्रेशर है वो एयर जो है ऊपर उठ जाएगा, हीटअप होके ऊपर उठ जाएगा, तो नीचे वैक्यूम क्रिएट करेगा. अब ये वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये फिल होगा बाई सराउंडिंग एयर और एक सर्किल बना लेगा, वही होता है साइक्लोन या टाइफून. अब ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग उसका नेमिंग है. जैसे कि हरिकेन नॉर्थ अटलांटिक, ईस्टर्न नॉर्थर्न पैसिफिक, जैसे कि अमेरिका में हरिकेन कहते हैं साइक्लोन को, इंडियन ओशियन में साइक्लोन ही कहते हैं. फिर टाइफून जैसे कि चाइना, जापान, ये सब टाइफून कहते हैं वहाँ पे साइक्लोन को. विली विली मिली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब विली विली कहते हैं. फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन न्यूज़. तो सॉल कोटे प्रोजेक्ट ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, प्रपोज किया गया ऑन रिवर चिनाब. बस क्या प्रोजेक्ट है, किस रिवर पे, दैट्स इट. फिर ह्यू एंड टैटो आई या वन है, प्रोजेक्ट ऑन सियोम रिवर इन अरुणाचल प्रदेश क्लोज टू बॉर्डर विद चाइना. अब सियोम रिवर ओरिजिनेट करता है ईस्टर्न हिमालय पे और फाइनली ज्वाइन कर लेता है सियांग रिवर. सियांग क्या है? अब जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आसाम में आके उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, वही रिवर जब वो अरुणाचल प्रदेश में होता है तो उसको सियांग कहते हैं. ठीक, तो सियोम रिवर पे बन रहा है ह्यो एंड टैटो. फिर ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सुबनश्री रिवर पे. सुबनश्री लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की. ठीक, तो उसी पे बन रहा है ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. और सुबनश्री रिवर को भी गोल्ड रिजर्व भी कहते हैं बिकॉज गोल्ड डस्ट फाउंड इन इट्स वाटर. फिर बैरन आइलैंड वॉल्केनो. अब फ्रेश इरप्शन रिपोर्टेड एट बैरन आइलैंड वॉल्केनो जो कि अंडमान आइलैंड पे है, सिचुएटेड इन अंडमान सी. इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, उसका नाम क्या है? बैरन आइलैंड, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर है. ठीक है, दैट्स इट. तो ये हम लोग का कवर हो गया इन्वायरमेंट सेक्शन. अब इसके बाद हम लोग करेंगे साइंस एंड टेक. थैंक यू सो मच. ओके, फिर देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इससे पहला टॉपिक जो न्यूज़ में था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ केयर. तो जैसे जैसे एआई बढ़ता जा रहा उसका हेल्थ केयर में कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, उसी के लिए ये है इंडिया ज्वाइंस हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क GRN टू स्ट्रेंथन ओवरसाइट ऑफ एआई इन हेल्थ केयर. ठीक, और ऐसे ही हेल्थ एआई इज ए जिनेवा बेस्ड independent non-profit organization that aims to advance development and adoption of responsible AI solution in health. ठीक, तो हेल्थ एआई जिनेवा बेस्ड इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, फिर इंडिया में इसी लेवल पे क्या है? इट सपोर्ट्स इंडिया एआई स्ट्रेटजी विच एम्स टू बिल्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव एआई इकोसिस्टम.
इंडिया एआई ऑपरेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिति वाया द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। ठीक है, एम क्या है इसका इंडिया आई का, टू पोजीशन इंडिया एज अ लीडर इन एआई इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। फिर नीड क्या है, स्ट्रेंथनिंग ओवरसाइट ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। तो ओवरसाइट ऑफ एआई का नीड इस वजह से है कि फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड रिस्क मिनिमाइजेशन। फिर डाटा प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी। फिर एथिकल यूज एंड फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक, ओके। जैसे एआई यूज हो सकता है हेल्थ केयर में इन डायग्नोस्टिक में, अर्ली डिटेक्शन जैसे कि oncology.ai एआई प्लेटफॉर्म है डेवलप्ड बाय एम्स एंड सीडैक, हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ठीक, तो एआई यूज हो सकता है डायग्नोस्टिक में जैसे कि oncology.ai। फिर एआई इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल सेटिंग्स जैसे कि रोबोटिक सर्जरी, द विंसी रोबोट, एम्स एंड दिल्ली परफॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर एंड प्रिसीजन। तो द विंसी रोबोट है एआई से एनेबल्ड है। फिर और क्या यूज हो सकता है हेल्थ केयर में एआई का, हेल्थ डाटा मैनेजमेंट के लिए जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो है, हेल्प फाइंड पेशेंट्स इन पेशेंट हेल्प फाइंड पैटर्न इन पेशेंट्स डाटा। ठीक, तो एक पैटर्न एनालिसिस कर लेगा अगर जो एआई रहेगा तो, बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट। ठीक, फिर ग्लोबल इनोवेशन एंड इंडिया कैन लर्न थ्रू जैसे कि फिनलैंड यूजेस एआई इनेबल्ड वियरेबल्स टू मॉनिटर क्रॉनिक पेशेंट इन रियल टाइम। ठीक है, तो वहाँ से इंडिया सीख सकता है। फिर डब्ल्यू की गाइडिंग प्रिंसिपल है फॉर यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर जैसे कि प्रोटेक्ट होना चाहिए ऑटोनॉमी को, प्रमोट ह्यूमन वेलबींग, ह्यूमन सेफ्टी एंड पब्लिक इंटरेस्ट, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, इंश्योर इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी। ठीक है, तो ये डब्ल्यूएचओ का गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। फिर न्यूज इन शॉर्ट्स में देखते हैं, ऑन्कोलिटिक एंड पर्सनलाइज्ड एमआरएनए वैक्सीन। तो रसिया इज डेवलपिंग ऑन्कोलिटिक वैक्सीन, इसका नाम है एंट्रोमिक्स, एंड पर्सनलाइज्ड एमआरएनए कैंसर वैक्सीन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है, कौन डेवलप करा है, रशिया। तो देखते हैं about oncolytic vaccine Entromix that uses oncolytic viruses to directly kill cancer cells and stimulate an anti-tumor immune system या फिर immune response। ठीक है, वैक्सीन शोड 100% सक्सेस इन प्री क्लिनिकल ट्रायल। फिर पर्सनलाइज्ड एमआरएनए वैक्सीन देखते हैं। अब पर्सनलाइज्ड वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन होती है जैसे कि हर एक आदमी का, हर एक ह्यूमन बींग का उसका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है देन अदर्स। तो अगर जो वैक्सीन डेवलप हो रहा है बेस्ड ऑन द पर्सनल जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक, तो उसको कहते हैं पर्सनलाइज्ड वैक्सीन बेस्ड ऑन जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ईच पेशेंट्स ट्यूमर, कि हर एक पेशेंट का जेनेटिक मेकअप क्या है, कैसे रिस्पॉन्स करेगा ट्यूमर को, उस हिसाब से वैक्सीन डेवलप होगा, वो होगा पर्सनलाइज्ड वैक्सीन। अब देखते हैं एमआरएनए वैक्सीन आर टाइप ऑफ वैक्सीन दैट यूज ए स्मॉल पीस ऑफ मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए टू इंस्ट्रक्ट आवर सेल टू प्रोड्यूस ए प्रोटीन स्पेसिफिक टू वायरसेस। ठीक है, फिर उसके बाद टी सेल, बी सेल, ये सब न्यूज़ में रहते हैं हमेशा, स्टार्टिंग में बाकी पढ़ेंगे। तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन एंटीजेंस को, मेनली कैंसर सेल्स को। फिर चैलेंजेस ऑफ एमआरएनए वैक्सीन जैसे रिक्वायर अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज चाहिए। फिर शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स है जैसे कि फीवर, फटीग, सोरनेस। फिर बेनिफिट क्या है एमआरएनए वैक्सीन का, रैपिड डेवलपमेंट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, फिर नो लाइव वायरस नीडेड। ठीक, ओके। वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर एक्टिवेट किया गया है, एक्टिवेटेड। अब ये देखते हैं जूनो, इसका क्या है, जेनमिन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, लोकेट कहाँ है, इन चाइना। तो ये एक्टिवेट कर दिया गया है, ये कहाँ पे है, 700 मीटर अंडरग्राउंड है। मेन गोल क्या है जूनो का, मास हायरार्की स्टडी करेगा टू डिटरमाइन हायरार्की ऑफ मासेस बिटवीन 3 न्यूट्रिनो टाइप्स। 3 टाइप के न्यूट्रिनो है जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। तो इनकी मास की हायरार्की स्टडी करेगा, किसकी मास ज़्यादा है किसका मास कम है उसी का। ठीक है, फिर ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूट्रॉन ऑक्सीलेशन, जो न्यूट्रॉनों का ऑक्सीलेशन है उसको मेजर करेगा। फिर न्यूट्रॉनों के बारे में देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफन कॉल्ड घोस्ट पार्टिकल। तो जो न्यूट्रिनो है इनसे भी छोटे लेवल पे जाके सब एटॉमिक पार्टिकल है, ऑफन कॉल्ड घोस्ट पार्टिकल। ठीक, बिकॉज दे हैव जीरो इलेक्ट्रिक चार्ज, इस वजह से ये डिफ्लेक्ट नहीं करता, जीरो साइज होता है, कहीं भी पेनिट्रेट कर जाता है। फिर टाइनी मास होती है, बहुत थोड़ा सा मास। ठीक, ओके। ऑकरेंस देखते हैं, सेकंड मोस्ट एबंडेंट पार्टिकल है आफ्टर फोटॉन्स, पार्टिकल ऑफ लाइट को फोटोन कहते हैं ना, उसके बाद ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट पार्टिकल है। फिर अदर की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज जैसे इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है तमिलनाडु में। फिर आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है जो कि साउथ पोल पे है। फिर ट्राइडेंट जो कि चाइना का है ऑब्जर्वेटरी है,
एंड ड्यून यूएसए का। फिर एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट ENTs, तो एस्ट्रोनॉमर्स आइडेंटिफाइड न्यू कैटेगरी ऑफ इवेंट एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट। किससे रिलेटेड, बस इतना जान लो कि जब स्टार जिसका मास 3 टाइम या ज़्यादा होता है ग्रेटर देन द सन, अगर जो उतना बड़ा स्टार है, देन टॉर्न अपार्ट बाई सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, तो उस टाइम पे एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट इवेंट देखा जाता है। ठीक, ओके। फिर क्वासाई मून, एस्ट्रोनॉमर्स हैव आइडेंटिफाइड टाइनी क्वासाई मून 2025 PN7 ऑर्बिटिंग नियर अर्थ फॉर अबाउट 60 years. क्वासाई मून ऑल्सो नोन एज क्वासाई सैटेलाइट। क्वासाई मून इज सेलेस्टियल बॉडी, ठीक, ऑर्बिट करता है सन को। इट इज नॉट ट्रू मून एज इट डज नॉट डायरेक्टली ऑर्बिट द प्लैनेट, इस वजह से ये ट्रू मून नहीं है। फिर इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ सेटअप हुआ है, हरियाणा में, ठीक है, ओके। तो इट विल प्रोड्यूस 20 करोड़ बैटरी पैक्स एवरी ईयर, कवरिंग नियरली 40% ऑफ इंडियाज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 50 करोड़ पैक्स। 50 करोड़ की इंडिया की जरूरत होती है एनुअली, तो 20 करोड़ यही पैक कर देगा, यही मैन्युफैक्चर कर देगा, ठीक। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर सेंटर्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, EMC स्कीम। फिर लिथियम आयन बैटरी के बारे में देखते हैं। ये रिचार्जेबल बैटरी होती है। बेनिफिट क्या क्या तो इस बैटरी का, हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, लाइट वेट होता है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होता है, जैसे कि प्रोवाइड गुड साइकिल स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। फिर चैलेंजेस क्या है, जैसे सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी। 70% ऑफ लिथियम बैटरी प्रोडक्शन जो है चाइना होल्ड करता है कंट्रोल, इस वजह से सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी होती है लिथियम को लेके। फिर सेफ्टी हजार्ड है, जैसे कि फ्लेमेबल इलेक्ट्रोलाइट होती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसे कि लिथियम माइनिंग इज वाटर इंटेंसिव प्रोसेस है। फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, लॉन्च हुआ था 2012 में बाई मीटी। एम क्या था, टू सपोर्ट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। फिर हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल HRM। अब इसमें क्या होगा कि जैसे अभी AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो मॉडल्ड है लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे, LLM, लाइक ChatGPT हैव सर्टेन लिमिटेशन ड्यू टू यूज ऑफ चेन ऑफ थॉट रीजनिंग। आप अगर जो एक बार ChatGPT पे आप कुछ भी सर्च कर ले रहे हो, ठीक, तो वो एक तरह से स्टोर रहता है कहीं ना कहीं, नेक्स्ट टाइम वो डाटा यूज़ करेगा फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, ठीक। तो एक तरह से जितनी ज़्यादा डाटा होगी उसमें, जितने ज़्यादा लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस है ना, तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी ChatGPT के पास, उतनी ही एक्यूरेटली वो आंसर देगा, ठीक। तो इससे हट के एक साइंटिस्ट हैं, हैव डेवलप्ड ए न्यू AI मॉडल ऑन ह्यूमन ब्रेन, इसी को कहते हैं हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल, ह्यूमन ब्रेन हायरार्किकल मल्टी टाइम स्केल प्रोसेसिंग, ठीक, जो कि डिफरेंट है करंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे जिसपे ChatGPT बेस्ड है। फिर आयुर्वेदा आहार, तो रिसेंटली कौन कौन लाया, फसाई एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, FSSAI एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिलीज्ड डेफिनेटिव लिस्ट ऑफ आयुर्वेदा आहार प्रोडक्ट्स। इट इज ए पार्ट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2022। इट गिव्स क्लियर रूल्स फॉर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स मेकिंग आयुर्वेदिक फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उनके लिए रूल डिसाइड करता है। फिर द्रव्य पोर्टल लॉन्च्ड ऑन नेशनल आयुर्वेदा डे 23 सितंबर 2025 में। द्रव्य पोर्टल इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। इट इज लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट्स मेड अवेलेबल टू एवरीवन, ठीक, तो वो है द्रव्य पोर्टल, ठीक है। तो हम लोग का साइंस एंड टेक कवर हो गया। कल्चर ये हम लोग कवर करेंगे PT 365 से, साल भर का कल्चर एक ही टाइम पे कवर कर लेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।